कहते हैं कि सोने में दौलत होती है। ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान, मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और अब पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो, माँ का पुराना चाकू ले जाओ, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की मुमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मत ही खराब है हमारी।
इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है। वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहां से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुंचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है? मणिगंज नाम का एक दही इलाका था। गांव के सरदार बहुत ही सख्त थे। बेईमानी करने वाले ताजिर लोगों को सख्त सजा देते थे। देही इलाके में एक बर्तन फरोख्त करने वाला ताजिर रहता था। बाबा जान, अम्मी जान ने एक भगोना मंगाया है बहन के सर पर मारने के लिए। मेरे सर पर नहीं, इसके सर पर मारने के लिए। अरे चंद रोज पहले एक भगोना दिया था, आज फिर से? चलो ये वाला ले जाओ। राधे श्याम की 2 औलादें थीं, बबलू और चिंकी। घर और दुकान करीब करीब में ही थे, इसीलिए दोनों लड़ते झगड़ते दुकान पर पहुंच जाते थे। बाबा जान, माँ ने एक चिमटा मंगाया है बबलू की पिटाई करने के लिए। नहीं बाबा जान, चिंकी दीदी की नाक दबाने के लिए मंगाया है। अरे तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली कर दे रही है। कल ही भगोना दिया था, आज चिमटा चाहिए। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो ताजिरों को फरोख्त क्या करूँगा? ये लो चिमटा। पर बाबा जान, अम्मी जान ने कहा है कि शाम को 1 किलो जलेबियाँ भी लेते आइएगा। नहीं लाएंगे तो समझ लीजिएगा अम्मी जान के पास नया चिमटा है। जा रही हो कि नहीं? बिल्कुल अपनी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रही है। राधे श्याम की दुकान अच्छी चलती थी। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाली की जी रहे थे। लेकिन उसके खुशहाल कुनबे को भगवान दास की नजर लग गई। भगवान दास अपने कुनबे के साथ दही इलाके में नया आया था। वो कोई नया काम शुरू करने की फिराक में था। इस दही इलाके में तो मिठाई की 4 से 5 दुकानें हैं और किराना की दुकानें भी बहुत सारी हैं, लेकिन बर्तनों की दुकान सिर्फ एक ही है। मुझे बर्तन की दुकान ही खोलनी चाहिए। भगवान दास ने दुकान तो खोली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ताजिर बर्तन फरोख्त करने नहीं जा रहा था। सब राधे श्याम की दुकान पर ही तशरीफ लाते। धनतेरस आने वाला है और एक बर्तन भी फरोख्त नहीं कर पाया। सबसे पहले तो इस राधे श्याम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ऐसा मंसूबा बंदी करूंगा कि दही इलाके में रहने के काबिल नहीं बचेगा। एक रोज
जब राधे श्याम शब में दुकान बंद करके घर की तरफ वापस जा रहा था तो भगवान दास अपना हुलिया बदलकर राधे श्याम के पास आ गया। अरे सुनो भाईजान, राधे श्याम मेरे करीब के दही इलाके में रहता है। मैंने तुम्हारी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है। मेरी दुख्तर की शादी है, मुझे पीतल के बेहिसाब बर्तन चाहिए, मिल जाएंगे? भगवान दास राधे श्याम से बर्तन खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है। वो राधे श्याम के खालिस पीतल के बर्तनों के जैसे लोहे के नकली और सस्ते बर्तन तैयार करता है और उन पर पीतल का पानी चढ़ा देता है। फिर 2 दिन बाद वो सारे बर्तन लेकर राधे श्याम के पास पहुंच जाता है। भाईजान, लड़के वालों को आपके बर्तन पसंद नहीं आए। मैं मजरत चाहता हूँ, आप अपने बर्तन वापस ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आप तो जानते ही हैं दुख्तर की शादी में कितना खर्च होता है। राधे श्याम भगवान दास के बर्तन लेकर पैसे वापस कर देता है। राधे श्याम को इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसके पास नकली बर्तन आ गए हैं। धनतेरस का त्योहार आता है तो राधे श्याम के सभी पीतल के बर्तन बिक जाते हैं। चंद रोज बाद ही बर्तनों पर पीतल का चढ़ा पानी उतरने लगा। राधे श्याम ने हमसे फरेब किया। दही इलाके के लोग राधे श्याम की शिकायत गांव के सरदार से करते हैं। राधे श्याम, दही इलाके के कुछ उसूल हैं। अगर कोई दुकानदार दही इलाके के लोगों से फरेब करता है, उसे दही इलाके से बदहाल होना होगा। अब तुम इस दही इलाके में नहीं रह सकते। फरेब के तौर पर तुम्हें 50,000 की अदायगी देनी होगी। राधे श्याम किसी भी तरह से दही इलाके में बर्तन और दुकान फरोख्त करके फरेब की अदायगी पेश करता है और कुनबे को लेकर इलाका छोड़ देता है। बाबा जान, हम कहाँ जाएंगे? मालूम नहीं बच्ची, और मैं तो यहाँ किसी अरीब करीब के अपने अहले हयाल को भी नहीं जानता। तुम इस बैग में क्या लेकर आई हो? मैंने थोड़े चावल और एक भगोना बचा कर रखा था। कहीं राह में रुककर आराम कर लेंगे और चावल पका लेंगे। राधे श्याम का कुनबा पूरे दिन चलता रहा। जब सूरज डूबने लगा तो वो लोग किसी दरख्त के साए में रुक गए। मेरे बच्चों, मुश्किल का सफर भी हमें हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। मुश्किलें भी जीत का एक हिस्सा हैं। जब तक हमें कहीं आसरा नहीं मिल जाता, तब तक इस सफर को एक छोटी सी खुशी समझो। राधे श्याम की शरीके हयात आग को जलाकर चावल पकाती है। एक ज़ईफ शख्स उनके पास आता है। ज़ईफ बेटा, मैं और मेरी शरीके हयात पिछले 5 दिनों से भूखे हैं। ये भगोने के चावल मुझे दे दो, वरना मेरी शरीके हयात मर जाएगी। बाबा, हमारे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये ज़ईफ आदमी हम लोगों से ज्यादा भूखा लगता है। हमें ये चावल इन्हें दे देने चाहिए। लेकिन हम सब क्या नोश फरमाएंगे? मैं कल जरा जाकर कुछ ना कुछ खाने के लिए फराहम करूंगा। खुदा पर एतमाद कर रखो। उन्हें चावल की ज्यादा जरूरत है और जरूरतमंद की मदद करना हमारा ही फर्ज है। राधे श्याम ज़ईफ आदमी को भगोना और चावल दोनों दे देता है। उस शब में राधे श्याम का कुनबा भूखा ही सोता है। सहर होते ही बबलू और चिंकी ज़ारों कतार रोने लगे। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। राधे श्याम ज़रात में कुछ खाने के लिए फराहम करने जाता है। उसे ज़रात में वही ज़ईफ मिल जाता है जिसे कल शाम राधे श्याम ने चावल दिए थे। कल जब ही हमारा 20 साल से खोया हुआ फर्जंद लौट आया, तुमने मेरी मदद की। उसके एवज में मैं तुम्हें एक प्रेशर कुकर देना चाहता हूँ। राधे श्याम कुछ कह पाता इससे पहले ही ज़ईफ इंसान कुकर देकर गायब हो गया। अरे ये बाबा हमें कुकर देकर कहाँ गायब हो गए? मैं इस खाली कुकर का क्या करूँगा? देना था तो कुछ खाने पीने की शय ही दे जाते। ज़रात में राधे श्याम को एक पानी का तालाब दिखा। उसमें कुछ कमल के फूल अश्कार थे। राधे श्याम उन कमल की शाखों को खम कर लेता है। इन कमल शाखों के अलावा कुछ नहीं मिला ज़रात में। और ये कुकर कहाँ से मिल गया? कल शब में जो ज़ईफ इंसान हमारे पास आए थे वही ये कुकर देकर गए हैं। कमल की शाखें कुकर में उबाल लो, फिर हम लोग नोश फरमाते। कुछ सीटियों के बाद जब राधे श्याम की बीवी ने कुकर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कमल की शाखें सोने की बन गई थी। ये कैसे हो सकता है? राधे श्याम कुछ चीजें और उबाल कर देखता है।
जो भी शय कुकर में डालकर उबाली जाती वो सोने में तब्दील हो जाती। राधे श्याम का कुनबा करीब के देही इलाके में जाकर रहने लगता है। सोना देने वाले कुकर की मदद से राधे श्याम एक सोने की अजीम दुकान खोलता है। मणिगंज देही इलाके में सोना देने वाले कुकर की बात फैल गई। राधे श्याम हमारे करीब में ही रहते हैं, सुना है काफी दौलतमंद बन गए हैं, लेकिन आज भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। भगवान दास को भी राधे श्याम के बारे में बातें मालूम हुई। दूसरे दिन वो राधे श्याम के पास आ गया। मैंने आपका बहुत नाम तारीफ सुनी है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसका इलाज नहीं हुआ तो वो दम तोड़ देगी। मैं उसे इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। बस एक दिन के लिए अपना सोना देने वाला कुकर दे दीजिए। इलाज होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। राधे श्याम उस पर एतमाद करके उसे सोने वाला कुकर दे देता है। भगवान दास भागते हुए सोना देने वाला कुकर अपने इलाके में ले जाता है। राधे श्याम कितना बेवकूफ है। मैंने कितनी आसानी से उसे झूठ बोलकर उसे कुकर ले लिया। अब इसमें आलू डालकर उबालता हूँ। आलू सोने के बन जाएंगे। भगवान दास आलू डालकर कुकर को चूल्हे पर रख देता है और उसमें सीटी आने के लिए मुंतजिर रहता है। सीटी आजा 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 सीटी आजा। कुकर में सीटी तो नहीं आती, मगर उसमें एक गजब का धमाका होता है। उस धमाके में भगवान दास का पूरा रंग काला हो जाता है और वो रोने लगा। अरे ये क्या हो गया? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, पूरी नियत वाले का मुंह काला ही हो जाता है। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेहड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेहड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा, बहुत महंगा है। मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं,
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही। लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आम रस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आम रस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आम रस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आम रस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा यह पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह यह निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था।
मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।